गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, पाठ है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। लेखक यह बात कहते हैं कि वास्तव में अमरकंटक गंगा नदी की सभी सहायक नदियों से होता हुआ वह जो है, ऐसा प्रतीत होता है नर्मदा के जल जो है कि मानो आदरांजलि समुद्र को दे रहा हो, और दोनों दशा और दिशा में ऐसा प्रतीत होता है कि आसपास की ज़मीन जो है नम सी लगती है, गीलापन लगता है। और उसके बाद लेखक क्या बात कहते हैं कि आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए हम कहीं अमरकंटक पहुँचे, और सोन की यह झार जो है इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। आँख जो है सराय के बड़े बड़े पेड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, उनकी हरियाली पर अटकी सी प्रतीत हो रही थी। वन की घना जो है, वन इतने घने हैं कि सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। ऐसा लगता है कि वन की सघनता पर आश्वस्त होते हुए दिखाई देता है, और आप यह कह सकते हैं कि बड़े बड़े लंबे लंबे घाट चढ़ने पर अचानक स्वयं को हम जो है अमरकंटक के एकदम सामने पाते हैं। सोन आँखों से ओझल हो जाता है। बारिश थोड़ी सी रुक सी गई थी, और अमरकंटक की समतल और रक्तभास जो है छवि से रूबरू होते आगे बढ़ रहे थे। छोटी सी, बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। निगाह किनारे लगे एक बोर्ड पर अटक जाता है, और जिसमें लिखा है, नर्मदा इतनी छोटी इतनी पतली। यह बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है कि कुछ मकान हैं, मंदिर हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ पे ये बात कहा गया है कि वो छोटा सा अमरकंटक में वह नर्मदा नदी जो है इतना छोटे रूप में है कि उसे एक छलांग लगाकर पार किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से महानदी जो है हमारे धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलता है, और उसमें जो सबसे पहले पुल बना है, तो वह पुल भी बहुत छोटा है जिसे आप एक छलांग लगा के पार कर सकते हो, और वह धीरे धीरे विशाल रूप धारण करता है। वैसे ही नर्मदा के संबंध में भी कहा गया है कि वह छोटा सा बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, नर्मदा का यह पतली धारा है। वास्तव में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कुछ मकान, कुछ मंदिर और कुछ संतों के आश्रम जो है दिखाई दे रहे थे। कुछ कार्यालय और कुछ जैन मंदिर भी दिखाई दे रहे थे जो निर्माणाधीन था, जिसका निर्माण किया जा रहा था। और जनजीवन है, वनवासियों का जनजीवन जो है इतना सरल प्रतीत हो रहा था कि वे वनवासी महिलाएं जो हैं टोकनियों में जामुन लेकर, महिलाएं जो है पके हुए आम लेकर ढेर के ढेर एक दिखाई दे रहे थे। एक अजब शांति, कुछ मिठाई, कुछ चाय की दुकानें, कुछ नारियल प्रसाद माला की दुकानें जो है दिखाई दे रहा था। लोग गरीब हैं, नर्मदा उन्हें संभाले हुए हैं। अमर के कंठ से निकलती जलधारा के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे हैं, और वास्तव में बस स्टैंड से पूर्व दिशा की ओर दुकानों की गली से चलते हुए जब हम आगे बढ़े, आगे जाने पर एक जलकुंड है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। वह जलकुंड जो है नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणी है, स्वच्छ और शीतल जल लहरा रहा है। कुंड के चारों ओर आसपास कम से कम 20 मंदिर बने हुए हैं, और कुंड जो है पक्का बना हुआ है। कुंड विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है। मुख्य द्वार भी विशाल है। कुंड के आसपास बने मंदिर मंझौले आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, और वह मंदिर जो है शिव मंदिर है। अमरेश्वर के कंठ से है, कंठ से ही नर्मदा निकलती है, अर्थात उसी शिव मंदिर से नर्मदा का उद्गम हुआ है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है।
कुंड के बाद नर्मदा जो है भूमिगत होकर वही 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिला धारा के पास जाकर प्रकट होती है। कहा जाता है कि वहाँ वह भूमिगत हो जाता है, दिखाई नहीं देता नर्मदा का जल धारा जो है, और अचानक कपिल धारा के पास वह नर्मदा का जल जो है प्रकट होता हुआ या बहता हुआ दिखाई देता है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप जो है पुण्य लाभ ले सकते हैं, तन मन का पाप जो है हम नष्ट हो जाता है और पुण्य लाभ हमें मिलता है। मंदिरों में पूजा अर्चना आरती वरना वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। नर्मदा कुंड का जल और उसकी जो सुखदायी स्वरूप है इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्म स्थली होने का गौरव देता है। यहाँ से रेवा और समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। कहा जाता है कि रेवा मन में सोन के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और ताप होने के साथ साथ स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा जो है सुनने को मिलता है, एक लोक कथा जो है इससे जुड़ा हुआ सुनने को मिलता है। सोन और नर्मदा की प्रणय कथा जो है सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि जुहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। नर्मदा जो है जुहिला को दूत बनाकर अपना प्रणय संदेश, अपना प्रेम संदेश जो है सोनभद्र के पास भेजती है। लेकिन जुहिला जो है सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है, मोहित हो जाती है, और मोहित होकर वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वर्ण कर लेती है, सोन के साथ विवाह कर लेती है। यह बात जब नर्मदा को पता चलती है तो वह क्रोध से उल्टे पांव लौट जाती है और पश्चिम की ओर बहुत तेज गति से तेज होकर वह चल पड़ती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे किनारे से काटती हुई, उछलती हुई उत्ताल तरंगों से बहुत तेज गति से बह निकलती है। पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती, और उधर सोन को इस रहस्य का जब पता चलता है तो वह भी विरह वेदना में संतप्त होकर, व्याकुल होकर वह जो है अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए बह निकलता है, बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस बह रही है। आगे बात लेखक कहते हैं कि माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। कहा जाता है कि यहाँ मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि रही है। आम के बगीचे हैं, सराय के बगीचे हैं, इनके आंगन में आम के बगीचे और सराय के बगीचे देखने को मिलता है। और इसी क्षेत्र में, इसी आसपास ही गुलबकावली नाम का एक पुष्प मिलता है जो वास्तव में इस अमरकंटक की सुंदरता को बढ़ा देता है। नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है और गुलबकावली का क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में थोड़ा सा रह गया है। एक साधु जो है यहाँ पर कुटिया में रहता है। तीर्थयात्रियों की आंखों में गुलबकावली का अर्क जो है, गुलबकावली नामक जो पुष्प है उसके अर्क जो है उनकी आंखों में डालता है यात्रियों के, और उनके आंखों की उमस जो है, धुंध जो है दूर हो जाता है। दृष्टि का धुल धुल का छांटते हैं। लगता है नर्मदा और सोन का प्रणय जो है गुलबकावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल से शमित कर रहे हैं, धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में जुहिला के मन की खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। कपिल धारा के पास जल का स्रोत दिखाई देता है। यह प्रसंग वास्तव में मानवीय संदर्भ लिए हुए लोक ने नदियों को कहीं मानवी और कहीं देवी गुणों से मंडित किया है।
यह लोक मानवीय दृष्टि से व्यवहार प्रकृति तक फैलाव का सफल और तटस्थ रूप है। कहा जाता है कि अमरकंटक की वनस्पतिक संपदा जो है इतने चारों तरफ भरे पड़े हैं वनस्पतिक संपत्तियाँ जो है कि आसपास भूमि जो है उबड़ खाबड़ ऊंची ऊंची भूमि है। निरंतर नर्मदा कुंड से जलधारा जो है बहता रहता है और अनादिकाल से प्रलय काल से जल जीवन निस्विप्त हो रहा है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा जल के रूप में अमृत धार है, ऐसा कहा जाता है। सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। यहाँ भी एक छोटा सा पक्का कुंड बना दिया गया है। पहले नहीं था, लेकिन कुंड से पतली जलधारा जो है निकल कर बह रही है और यह भी प्रतीत होता है कि पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार मिलकर सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य हो जाती है, अर्थात सघन घने वनों में उसकी धारा जो है दिखाई नहीं देता है। कहा जाता है कि अदृश्य हो जाती है और यह सोन पर पहला प्रताप है। यही प्रताप दूर दूर से दिखाई देता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का गर्व है, अर्थात आप यह कह सकते हो कि सोन नदी जो है अमरकंटक का गर्व है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।